हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में बच्चों हम लोगों को आज पढ़ना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं, इसमें वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं, है ना। तो किसमें कितनी फोटोसिंथेसिस होती है वो अपन इसमें देखते हैं। किस वेवलेंथ में कितनी फोटोसिंथेसिस है, किसमें नहीं होती है वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो सूर्य से कैसा आता है, मान लो ये सन है और उससे प्रकाश जो है, प्रकाश किरणें जो है या लाइट रेडिएशन जो है वो कैसी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आती हैं। तो ये क्या है बेटा, ये कहलाती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस फॉर्म में जो सूर्य से प्रकाश है वो आता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कैसी हैं बेटा, वो डिसकंटीन्यूअस यूनिट के रूप में होती हैं। ये जो है असतत इकाई, जैसे ये देख रहे हो ना, ये कैसी होती है, असतत इकाई के रूप में होती है, डिसकंटीन्यूअस यूनिट के रूप में ये होती है। ये देखो ऐसे है ना। तो इन डिसकंटीन्यूअस यूनिट को क्या कहते हो, इन डिसकंटीन्यूअस यूनिट को आप कहते हो फोटॉन, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोटॉन। ठीक है, इसको कहते हैं फोटॉन। ठीक, और फोटॉन क्या धारण करता है, फोटॉन जो है एनर्जी धारण करता है। फोटॉन क्या धारण करता है बेटा, एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। फोटॉन में क्या होती है, एनर्जी होती है। और इस एनर्जी को आप क्या कहते हो, क्वांटम एनर्जी कहते हो। इसको क्या कहते हो बेटा, क्वांटम एनर्जी, है ना। क्वांटम एनर्जी इसको कहा जाता है। फोटॉन क्या धारण करता है, एनर्जी धारण करता है। और इस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम एनर्जी कहते हैं। प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश है वो कैसा आता है, असतत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, असतत इकाई के रूप में होती हैं, डिसकंटीन्यूअस यूनिट के रूप में होती हैं। और इन यूनिट्स को कहते हैं फोटॉन। फोटॉन क्या करते हैं, एनर्जी धारण करते हैं। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, क्वांटम एनर्जी कहते हैं। 3 फोटॉन मिलकर के एक क्वांटम एनर्जी का निर्माण करते हैं। कितने कितने फोटॉन, 3 फोटॉन मिलकर के कितने क्वांटा, एक क्वांटम एनर्जी का निर्माण करते हैं। मतलब एक क्वांटम एनर्जी जो है वो किससे बनी होती है, 3 फोटॉन से मिलकर के बनी होती है। तो इसको थोड़ा सा पहले अपन क्या कर लें, लिख लें। तो नेक्स्ट क्या है कि सूर्य से प्रकाश किस रूप में आता है, मैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है ना। वेव्स के रूप में आता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आता है। और यह वेव्स यह वेव्स कैसी होती है बेटा, यह वेव्स जो है वो कैसी होती है, ये वेव्स जो है वो डिसकंटीन्यूअस यूनिट के रूप में होती हैं। डिसकंटीन्यूअस यूनिट के रूप में होती हैं, डिसकंटीन्यूअस यूनिट के रूप में होती हैं। तो ये कैसी आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिसकंटीन्यूअस यूनिट के रूप में होती हैं। और प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं, और प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं, प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, फोटॉन कहते हैं, है ना। फोटॉन कहते हैं, ठीक है ना, फोटॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रत्येक यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोटॉन क्या धारण करता है, फोटॉन एनर्जी धारण करता है। फोटॉन एनर्जी धारण, मतलब फोटॉन किसका बना है, एनर्जी का बना है। फोटॉन क्या करता है, एनर्जी धारण करता है, एनर्जी धारण करता है। फोटॉन क्या धारण करता है, एनर्जी धारण करता है। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, और
उस एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा? उस एनर्जी को क्वांटम एनर्जी कहते हैं। क्वांटम एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? क्वांटम एनर्जी कहते हैं। तीन फोटॉन मिलकर के तीन फोटॉन मिलकर एक क्वांटा एनर्जी का निर्माण करते हैं, है ना? का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? तीन फोटॉन मिलकर एक क्वांटा एनर्जी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स होने के लिए कितने क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है? 8 क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कितने क्वांटा का होता है? वो होता है 8 क्वांटा का। जैसे आप समझ लो कि 6CO2 जो आप यूज करते हो तो उसमें क्या होता है? ऐसे एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करके नेक्स्ट कार्बन है। तो जो ये बॉन्ड होता है ये कितने क्वांटा का होता है? 8 क्वांटा यहाँ पे एनर्जी लगी होती है, ठीक है ना? तो ये क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो जब इस कार्बन से जुड़ता है तो वो कितने क्वांटा? 8 क्वांटा एनर्जी का बॉन्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है ना? तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस में CO2 का एक अणु जो है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में फिक्स होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? CH2O। कार्बोहाइड्रेट किसके बने बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से दोगुना होता है ना? तो कार्बोहाइड्रेट के एक अणु CO2 का एक अणु कार्बोहाइड्रेट में फिक्स होने मतलब स्थिर होने के लिए कितने क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है? 8 क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है। 8 क्वांटा एनर्जी 8 क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो चाहे 8 क्वांटा कहिए या 8 3 24, एक क्वांटा किससे बना हुआ है? एक क्वांटा किससे बना हुआ है? 3 फोटॉन से। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कि या तो कितने फोटॉन चाहिए? 24 फोटॉन चाहिए या 8 क्वांटा एनर्जी जो है यहाँ पे कौन सा लगा होगा? यहाँ 8 क्वांटा एनर्जी लगी होगी इस जगह पर, ठीक है ना? तो 8 क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन। नेक्स्ट अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किससे किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है? इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट यानी दिखाई देने वाला विजिबल पार्ट की रेंज जो है, विजिबल पार्ट की रेंज कितनी होती है? 390 म्यूयम से 760 म्यूयम तक होती है, ठीक है ना? म्यूयम तक होती है। तो कौन कौन से हैं इसमें? आप जानते हो विबग्योर, है ना? विबग्योर VIBGYOR विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना?
क्या है, ये 7 कलर होते हैं स्पेक्ट्रम में, आप जानते हो ये 7 कलर होते हैं। तो इसकी रेंज कहां से स्टार्ट होती है बेटा, इसकी रेंज जो है इनकी ये स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 390 से 430 म्यूयम, ठीक है, 430 म्यूयम, 430 से 470 म्यूयम, ये किसकी वेवलेंथ है, इंडिगो की। ब्लू की होती है 470 से 500 म्यूयम, है ना। और इसकी ग्रीन की होती है 500 से 560 म्यूयम, है ना। और 560 से कितनी होती है, 560 से 600 म्यूयम, और 600 से 650 म्यूयम, 650 म्यूयम होती है किसकी, ऑरेंज की। और रेड की जो है तो 650 से कितनी होती है 670 म्यूयम, है ना। ये जो है इसकी क्या है, रेंज है। इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, वायलेट की 390 से 430 म्यूयम, इंडिगो की 430 से 470, ब्लू की 470 से 500, ग्रीन की 500 से 560, और येलो की 560 से 600, ऑरेंज की 600 से 650 और रेड की 650 से 670 म्यूयम होती है ना। अब इसमें क्या है कि अपन देखें थोड़ा सा इनका कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट कौन से पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इसको अपन देख लें कि किस पिगमेंट के द्वारा इनमें से कौन से रेंज की लाइट एब्जॉर्ब होती है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कैरोटीन के द्वारा किस रेंज से किस रेंज की लाइट एब्जॉर्ब होती है, या कैरोटीन कौन कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है, जैंथोफिल किनको एब्जॉर्ब करता है, R5 को, जो अपन ने पढ़ा है उनको अपन देख सकते हैं, है ना। तो क्या है, वायलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू, फिर ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या है, रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर हैं। अब इसमें कौन से कलर को कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सा पिगमेंट। तो सबसे पहले क्या है कि ये वायलेट से इंडिगो तक की लाइट को कौन, जैंथोफिल, इसको एब्जॉर्ब करता है कौन, जैंथोफिल। ये इस तरह से याद करने में थोड़ा आसानी होगी। जैंथोफिल जो है वो कौन कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वायलेट को और इंडिगो को, ठीक है ना। वायलेट और इंडिगो को जैंथोफिल एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जैंथोफिल जो है वो 390 म्यूयम से 470 म्यूयम तक की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा है ब्लू और ग्रीन को कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा, ब्लू और ग्रीन को इसको एब्जॉर्ब करता है कैरोटीन, ठीक है ना। कैरोटीन जो है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और ग्रीन को। मतलब ब्लू और ग्रीन को यानी कि 470 से 560 म्यूयम की वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीन एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कौन कि ये ग्रीन और येलो को एब्जॉर्ब करता है फाइकोएरेथ्रिन, ठीक है। फाइकोएरेथ्रिन जो है ग्रीन और येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन मतलब कि ये कुछ इसके और इसके बीच की होगी और 600 म्यूयम तक के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद लास्ट ये जो है ये यहाँ पे ये होता है क्या, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है एलोफाइकोसाइनिन। एक आपने पढ़ा था ना, एलोफाइकोसाइनिन ऑरेंज और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, एलोफाइकोसाइनिन। एक और बचा सी फाइकोसाइनिन जो है वो कहां को, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सी फाइकोसाइनिन है ना। सी फाइकोसाइनिन जो है ये किसको एब्जॉर्ब करता है, येलो कलर को, ऑरेंज को और रेड को। तो इस तरह से जो है आप ये पहले बना लें, इसको बना लें, और ये जो है इससे आप अध्ययन कर लें। इसका इस तरह का एक
लाइन बना ले, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाता है आदमी, ठीक है। तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा कि वायलेट और इंडिगो को जैंथोफिल, ठीक है, ब्लू और ग्रीन लाइट को कैरोटीन, ग्रीन का जो लास्ट हिस्सा है वहां से, और येलो कलर की जो है वो R5 और ऑरेंज और रेड को कौन करता है, येलो फाइकोसाइनिन, और ये जो है येलो से येलो, ऑरेंज और रेड को C फाइकोसाइनिन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह से याद करने में थोड़ा सहूलियत होगी। एक नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम की एक्टिव रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं, क्या कहलाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस स्पेक्ट्रम को लेती हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम की एक्टिव रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं वो क्या कहलाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब ये जो रेडिएशन है, विजुअल स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एक और इसी में पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पाइरोगाइरा नामक एल्गी में किसने किया था, एक्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किसने किया था, स्पाइरोगाइरा एल्गी में, स्पाइरोगाइरा एल्गी में T.W. इंगलमैन ने किया था। T.W. इंगलमैन ने किया था, ठीक है, किया था। एक्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पाइरोगाइरा एल्गी में T.W. इंगलमैन ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए किसको एब्जॉर्ब करता है, रेड लाइट को, और क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू लाइट को, और क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो किसमें होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है रेड लाइट में होती है, रेड लाइट में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू में, और सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि रेड ग्रेटर देन किससे है, ब्लू से ग्रेटर देन किससे है, ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन से, ठीक है। यदि सिंगल कलर की लाइट आप दे रहे हैं तो रेड लाइट में, ध्यान रखिएगा, सिंगल कलर की लाइट यदि आप दे रहे हैं तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद ब्लू लाइट में होती है, और सबसे कम यानी कि लीस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होती है। ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं होती, ग्रीन लाइट जो है वो जनरली क्या है, क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। हरी पत्तियां होती हैं तो ग्रीन लाइट जो है एब्जॉर्ब नहीं होती, वो क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यदि ये पूछा जाए कि एक और ऑप्शन है कि सनलाइट, 4 ऑप्शन हो, सनलाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट, इन 4 में से किसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है,
तो फिर आपको सनलाइट लिखना पड़ेगा। सनलाइट में क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। और ये जो है फिर उसके बाद रेड लाइट में यदि आप सिंगल कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं तो फिर रेड लाइट में, ब्लू लाइट में और ग्रीन लाइट में। यदि आप सनलाइट का ऑप्शन आता है तो सनलाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। तो इस तरह से ये क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। हेडिंग है इमर्शन इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ेंगे इमर्शन इफेक्ट अथवा इसी को रेड ड्रॉप भी आप कह सकते हो। ठीक है, इमर्शन इफेक्ट अथवा रेड ड्रॉप भी आप इसको कह सकते हो। इमर्सन एंड लेविस ने डिफरेंट वेवलेंथ की मोनोक्रोमैटिक लाइट में एक फोटोसिंथेटिक क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया। फोटोसिंथेटिक क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया, है ना, अध्ययन किया। ठीक है, क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया। इमर्सन और लेविस ने यहां मैं लिख देता हूं 1942 में डिफरेंट वेवलेंथ की मोनोक्रोमैटिक लाइट में फोटोसिंथेटिक क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया। ठीक है, और इस क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया, इसे इन्होंने क्लोरेला नामक एल्गी में देखा था, है ना, क्या देखा था क्वांटम यील्ड का अध्ययन किसने किया है, क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया है क्लोरेला नामक एल्गी में। तो क्वांटम यील्ड होती क्या है, क्वांटम यील्ड किसको कहते हैं, इसमें नेक्स्ट देख लीजिए कि क्वांटम यील्ड जो है, क्वांटम यील्ड किसको कहते हैं, क्वांटम यील्ड एक क्वांटा लाइट एनर्जी के अवशोषण से उत्पन्न ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की संख्या क्या कहलाती है, क्वांटम यील्ड कहलाती है। क्वांटम यील्ड कहलाती है। ठीक है ना, क्वांटम यील्ड कहलाती है। एक क्वांटा लाइट एनर्जी, एक क्वांटा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण से उत्पन्न ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की संख्या क्या कहलाती है, क्वांटम यील्ड कहलाती है। तो क्वांटम यील्ड क्या है, एक क्वांटा लाइट एनर्जी के अवशोषण से जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलते हैं संख्या में, तो उसको कहते हैं क्वांटम यील्ड कहते हैं। और मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है बेटा, मोनोक्रोमैटिक लाइट किसको कहते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है, सिंगल कलर की लाइट, है ना, सिंगल कलर की लाइट, है ना, सिंगल कलर की लाइट जो है उसको क्या कहते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। ठीक है, इमर्सन और लेविस ने यह भी अध्ययन किया कि यदि फोटोसिंथेटिक यील्ड या क्वांटम यील्ड जिसको कहते हो के दौरान, फोटोसिंथेटिक यील्ड के दौरान यदि हाई वेवलेंथ रेड रीजन से अधिक वेवलेंथ की लाइट दी जाए, क्वांटम यील्ड के दौरान या फोटोसिंथेटिक यील्ड के दौरान क्या लाइट दी जाए, कौन सी, रेड रीजन से अधिक वेवलेंथ की लाइट दी जाए, है ना, क्वांटम यील्ड, है ना,
क्वांटम यील्ड के दौरान, क्वांटम यील्ड को फोटोसिंथेटिक यील्ड भी आप कह सकते हो, ठीक है, फोटोसिंथेटिक यील्ड, ठीक है, फोटोसिंथेटिक यील्ड भी आप कह सकते, चाहे क्वांटम यील्ड कहिए चाहे फोटोसिंथेटिक यील्ड कहिए। तो क्या कहा कि क्वांटम यील्ड के दौरान यदि रेड रीजन से अधिक वेवलेंथ मतलब 680 म्यूएम से अधिक, है ना, अधिक वेवलेंथ मतलब 680 म्यूएम से अधिक, ठीक है, 680 म्यूएम से अधिक की लाइट दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसे इमर्शन का फर्स्ट इफेक्ट अथवा रेड ड्रॉप कहते हैं। इसे इमर्शन फर्स्ट इफेक्ट अथवा रेड ड्रॉप कहते हैं। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, क्वांटम यील्ड के दौरान यदि रेड रीजन से अधिक वेवलेंथ की लाइट दिया जाए, अधिक वेवलेंथ की लाइट मतलब 680 म्यूएम से अधिक रेंज की लाइट दी जाए, 680 म्यूएम से अधिक वेवलेंथ की लाइट दी जाए। कहां तक आपने पढ़ा है, 670 तक आपने पढ़ा, उससे अधिक आप लाइट दें तो क्या हो जाएगा कि लाइट दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने लगती है, घटती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस घटने की क्रिया को, इसको क्या कहते हैं, प्रक्रिया को इमर्शन का प्रथम इफेक्ट, पहला प्रभाव अथवा रेड ड्रॉप कहते हैं। रेड ड्रॉप क्या है कि जब रेड रीजन से अधिक वेवलेंथ की लाइट दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों में क्या हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है, तो इसे कहते हैं क्या, रेड ड्रॉप कहते हैं। इसके बाद इन्होंने यह भी नोट किया इमर्सन और लेविस ने कि यदि रेड रीजन से अधिक वेवलेंथ की लाइट के साथ में अल्टरनेट क्रम में इससे कम वेवलेंथ की लाइट दी जाए, फार रेड लाइट इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में आप कह सकते हो 680 म्यूएम से अधिक वेवलेंथ की लाइट को आप फार रेड लाइट भी कह सकते हो, फार रेड लाइट भी कह सकते हो, है ना, 680 म्यूएम से अधिक को फार रेड लाइट भी आप कह सकते हो। तो इमर्सन और लेविस ने यह भी नोट किया कि यदि फोटोसिंथेटिक यील्ड के दौरान 680 म्यूएम से अधिक वेवलेंथ की लाइट के साथ में एक शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट अल्टरनेट क्रम में दी जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पुनः बढ़ जाती है, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पुनः बढ़ जाती है और उसे इमर्सन सेकंड इफेक्ट या इमर्सन का इनहैंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं, इमर्सन का इनहैंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट अपन क्या लिख रहे हैं कि इन्होंने यह भी क्या किया, यह भी देखा कि यदि फोटोसिंथेटिक यील्ड के दौरान क्या हो, फोटोसिंथेटिक यील्ड के दौरान फॉर रेड लाइट फोटोसिंथेसिस यील्ड के दौरान यदि फॉर रेड लाइट के साथ एक शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट, है ना, एक शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट दिया जाए, शॉर्ट वेवलेंथ की सप्लीमेंट्री पूरक लाइट दी जाए, ठीक है, कि पूरक लाइट
कैसे दिया जाए, एकांतर क्रम में, अल्टरनेट क्रम में दिया जाए। शॉर्ट वेवलेंथ की पूरक लाइट किसमें दिया जाए, एकांतर क्रम में दिया जाए, अल्टरनेट क्रम में दिया जाए, एकांतर एकांतर क्रम में दिया जाए, है ना, एकांतर क्रम में दिया जाए। मतलब पहले अधिक वेवलेंथ की लाइट, फिर कम वेवलेंथ की लाइट, फिर अधिक वेवलेंथ की लाइट, फिर कम वेवलेंथ की लाइट, इस तरह से एकांतर क्रम में दें तो क्या होता है बेटा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, पुनः इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पुनः इंक्रीज हो जाती है, पुनः इंक्रीज हो जाती है ना, हो जाती है, पुनः इंक्रीज हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे इन्होंने क्या कहा, इसे इन्होंने क्या कहा, इमर्शन सेकेंड इफेक्ट अथवा इमर्शन इनहैंसमेंट इफेक्ट। इसे क्या कहा, इमर्शन इनहैंसमेंट इफेक्ट, है ना, इफेक्ट कहा, ठीक है ना। इमर्शन इनहैंसमेंट, इमर्शन का दूसरा प्रभाव या इमर्शन का बढ़ा हुआ प्रभाव कहा इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, ये रेड ड्रॉप है। रेड ड्रॉप क्या है, जब लाल तरंगदैर्घ्य से अधिक वेवलेंथ की लाइट आप देते हो तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है, उसे रेड ड्रॉप कहते हैं। इस प्रकार से इमर्सन और लेविस ने यह निष्कर्ष निकाला, इस प्रकार से इमर्सन एंड लेविस ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में यह निष्कर्ष निकाला कि फोटोसिंथेसिस में दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में टू पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। इस प्रकार से इमर्सन और लेविस ने यह निष्कर्ष निकाला कि फोटोसिंथेसिस में दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, क्योंकि एक पिगमेंट सिस्टम जो है वो अधिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा जो है वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। इस प्रकार से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि फोटोसिंथेसिस में दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, एक पिगमेंट सिस्टम अधिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो दो पिगमेंट सिस्टम कौन से हैं, काम करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहते हैं। इनको पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को क्या कहते हैं, है पीएस फर्स्ट और सेकंड को पीएस सेकंड, ऐसा भी लिखते हैं। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहते हैं, जिसमें से क्या है, एक पिगमेंट सिस्टम जो है वो अधिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा जो है वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है ये फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये क्या करता है, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये अधिक की रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब रेड यानी कि 680 म्यू से ऊपर यानी 700 म्यू, लगभग क्या है, ये 700 म्यूएम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये 680 म्यूएम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये क्या है कि इमर्सन इफेक्ट को दर्शाते हैं, है ना, इमर्सन इफेक्ट को ये दर्शाते हैं। तो इस तरह से जो है ये क्या है, इमर्सन इफेक्ट एंड
एंड टू पिगमेंट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? इमर्शन इफेक्ट अथवा रेड ड्रॉप अथवा टू पिगमेंट सिस्टम। आपको ये कुछ भी आए अथवा इसमें आप लिख सकते हो टू पिगमेंट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, टू पिगमेंट सिस्टम, चाहे टू पिगमेंट सिस्टम कहिए, चाहे रेड ड्रॉप कहिए, चाहे इमर्शन इफेक्ट कहिए। तो ये जो है इस पे कभी कभी साइड नोट आ जाता है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।